जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में जो महायुद्ध है वो तो अभी शुरू हुआ है और अमेरिका को पसीना आ रहा है। अरे लड़ाई तो हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में, और पसीना डोनाल्ड ट्रंप साहब को आ रहा है। विश्व गुरु नंबर 1 या विश्व गुरु नंबर 2, एक हमारे मोदी जी विश्व के विश्व गुरु हैं और एक डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पसीना आ रहा है जबकि युद्ध तो हो रहा है इजराइल के और ईरान के बीच में। देखिए, ईरान के अंदर आजकल एक जोक बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने 20 साल से एक वैक्सीन बनाई थी जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, और ये 20 साल से वैक्सीन हमने बनाई थी अमेरिका के लिए और आकर ठुकवा ली इसको इजराइल ने। मतलब ये, उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्म्स एंड एम्युनिशन, और वो भी सब कुछ इंडिजीनियस, अपने देश की तकनीकी से, अपने देश के साइंटिस्टों द्वारा जो उन्होंने डेवलप किए थे युद्ध के उपकरण, वो सारे के सारे अपनी तकनीकी से किए थे और किए थे अमेरिका के लिए। लेकिन बिना बात इजराइल आकर कूद गया और ये वैक्सीन की पहली डोज उन्होंने इजराइल के लगा दी। पता ही है आपको, अमेरिका ने उसी प्रकार से, और वेस्टर्न लॉबी ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, नेटो के देशों ने उसी प्रकार से ईरान को घेरना शुरू किया जैसे उन्होंने पहले इराक को घेरा था और लीबिया को घेरा था। कर्नल कद्दाफी और सद्दाम हुसैन का जिस प्रकार से प्रकरण बनाया गया वेस्टर्न लॉबी के द्वारा, ये लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, और उस आधार पे कर्नल गद्दाफी को भी खत्म कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को भी खत्म कर दिया गया। और ये सोचा था अमेरिका ने और वेस्टर्न लॉबी ने कि उसी प्रकार से ये खमेनी साहब को, जो ईरान के वयोवृद्ध लीडर हैं, उनको भी खत्म कर देंगे और वहां पे लीडरशिप चेंज करा देंगे। अच्छा, यहां तक कि जबकि तुलसी गबार्ड, जो कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ हैं और रिपब्लिकन ही पार्टी की हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिल्कुल हमारी इंटेलिजेंस सूत्रों के अनुसार ईरान ने ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है। और ईरान बार बार ये कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो अपनी देश की सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं इस्लामिक लॉज के हिसाब से जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको नहीं बना सकते। और ईरान, आप जानते हैं, शाह ईरान के बाद आज जो वहां हुकूमत है वो हुकूमत धर्म पे आधारित है, और क्योंकि उनकी बेसिक रिलीजियस फिलॉसफी इस प्रकार से उसको परमिट नहीं करती, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना रहे। और उन्होंने इंस्पेक्शन भी कराया है। जब इंस्पेक्शंस किए गए तो पता चला कि हाँ, ऐसा कोई न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बना रहे। लेकिन अमेरिका ने ठान लिया है कि उस क्षेत्र के अंदर बाकी जॉर्डन को, बाकी इराक को, बाकी कतर को, बाकी सऊदी को, बाकी देशों पे तो उसने अपना आधिपत्य करीब करीब एक प्रकार से बना ही लिया है अमेरिका ने और बाकी वेस्टर्न लॉबीज ने। और वहां पे अपने एयरबेस भी बना लिए हैं। अब उनकी आंख में अगर कोई अखरता है सबसे ज्यादा तो ईरान है। अच्छा, ईरान के साथ ये समस्या है, उसको निगलना बहुत मुश्किल इसलिए है कि एक बड़ा देश है, उसके बाद तेल के अपार भंडार हैं। वो तो अपनी इकोनॉमी को किसी प्रकार से संभाल सकता है क्योंकि वो तेल बेच के पैसा कमा लेगा। लेकिन इजराइल के साथ समस्या यह है कि उसके एक तो पॉपुलेशन कम है, क्षेत्रफल कम है, और उसके पास इस प्रकार का कोई स्रोत नहीं है जिसको बेच के वो अपनी इकोनॉमी को संभाल सके। ईरान का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन 10 गुनी ज्यादा है इजराइल से। तो इसलिए इजराइल कैन नॉट सस्टेन ए लॉन्ग टर्म वॉर, ईरान कैन। अब जैसे आंकड़े बताते हैं कि ईरान के अंदर जो मौतें हुई हैं वो दुगनी तिगनी हुई हैं इजराइल से। लेकिन इजराइल की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो वो पॉपुलेशन ज्यादा है जो मरी है, जो हताहत हुई है, बनिस्बत ईरान के। तो ईरान ने जो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके जो सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई और करीब 20,000
हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जखीरा उसके पास है। वो ये कह रहा है कि अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, और वो कोट करते हैं करबला की लड़ाई, और इसको कोरिलेट कर देते हैं अपने धर्म से। अब इससे एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है उन मुस्लिम राष्ट्रों का जहां पे अमेरिका के एयरबेसेस हैं, सटी हुई सीमा पाकिस्तान की है, बाकी भी देश हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, जो उन क्षेत्र के अंदर हैं, उनके लिए संकट पैदा हो गया है कि उनके देश की जनता इस बात से बहुत ज्यादा आहत है कि एक एक कर कर जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको अमेरिका ने और वेस्टर्न लॉबी ने अपने आधिपत्य में ले लिया है, और उनके जो तेल के भंडार हैं उन पे उनका कब्जा हो गया, या उनकी कठपुतली बन के सरकारें रह गई। तो उसी प्रकार की स्थिति हो गई है। जैसे आपने सुना ही है कि राणा प्रताप ने जब वो जंगल में शरण ले ली थी तो उनका बेटा जो जंगल के अंदर उसकी मां ने घास की रोटी बनाई थी और वो खा रहा था और एक कुत्ता रोटी छीन के भाग गया था, तो राणा प्रताप 1 मिनट के लिए हिल गए थे। उन्होंने पत्र लिखा था और जिसको मानसिंह ने इंटरसेप्ट कर लिया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक पत्र बैक लिखा इनको राणा प्रताप को कि भाई देखो, तुम ही हो जो लड़ रहे हो, हम लोगों ने तो सरेंडर कर दिया, तुम सरेंडर मत करो, मेरी तुमसे प्रार्थना है सरेंडर मत करो। राणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया था और अपने प्राण दे के भी अपने आत्मगौरव की रक्षा की थी। उसी प्रकार से आज के तारीख में जो बाकी मुस्लिम राष्ट्र उस क्षेत्र के हैं उनके जनता के बीच में ईरान का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, और जनता पूरी तरह से यह समझ रही है कि अगर इस प्रकार से मुस्लिम राष्ट्रों को एक एक करके अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी लीलती रही तो उन लोगों का अस्तित्व, उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा का जो चरितार्थ हो रहा है, और ईरान के अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन खामेनी साहब के साथ, अच्छा खामेनी साहब के साथ एक और जो वहां के विशेषज्ञ बताते हैं और वहां के लोग बताते हैं कि वो बड़ा सामान्य जीवन है उनका, ऐसा नहीं है कि बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं। जैसे सद्दाम हुसैन के साथ था कि वो एक डिक्टेटर था और हर जगह उसके राजमहल थे, महल थे, बड़े बड़े महल थे, और वो दबा के अपनी जनता का शोषण भी करता था। इसलिए जनता को जब मौका मिला वो सद्दाम हुसैन के साथ सामने खड़ी हो गई और कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। लेकिन खामेनी साहब के साथ ऐसा नहीं, वो जनता से मिलते हैं, सामान्य जीवन में मिलते हैं, और वही वृद्ध नेता हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, विरोध है ईरान में भी विरोध है, लेकिन जब से ये इजराइल ने आक्रमण किया है और ईरान ने फायर बैक किया है उसके बाद वहां पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। तो खामेनी साहब की तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई, और नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई। वहां पे वो गुट जो उनका विरोध करता था वो हावी हो गया, और जो उनका समर्थन करता था आज वो अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये सोचा था जो इजराइल ने, और ये सोचा था कि हम झटके से अटैक करेंगे, और जैसे गाजा पट्टी के अंदर उन्होंने किया है वैसा ईरान के अंदर करेंगे, ईरान दुबक जाएगा। ईरान वैसा नहीं दुबका, और उसने डबल स्पीड से अपने ये जो मिसाइल्स थे उससे इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया। अच्छा, आक्रमण जो किया ये बिल्कुल सही बात है। 20,000 मिसाइल्स में से वो कहता है कि अगर हम 500 मिसाइल भी रोज चलाएंगे तो भी हमारे पास 1-1.5 महीने तक इतने सारे सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं कि हम इजराइल का जो छोटा सा क्षेत्र है उसको रौंद के रख देंगे। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि जितने भी अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं जो बीच में पड़ते हैं, रास्ते में पड़ते हैं, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी वो ईरान के इन मिसाइल्स के 80% मिसाइल्स को डिफ्यूज कर देती है, लेकिन 20% मिसाइल्स ही जो पहुंच रही हैं और हिट कर रही हैं इजराइल के अंदर टारगेट्स को, वही एक तरह से इजराइल के तेल अवीव को और वहां के जो बंदरगाह हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर रही है। और वो ऐसे बंदरगाह हैं जिनके अंदर इंटरनेशनल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसेज हैं, चाहे गूगल के हों चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों। और जो फोटो दिख रही है मोसाद, तो ऑब्जेक्टिव ये था ईरान का कि हम मोसाद को बिल्कुल खत्म कर देंगे। मोसाद ही
एक प्रकार से इजराइल की शक्ति का केंद्र है और उसके हेडक्वार्टर को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ईरान कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करा दे और इजराइल और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं वो ईरान के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करा दें और अपनी पपेट गवर्नमेंट वहां बिठा दें। अब ये देखिए कि इसके अंदर पाकिस्तान कैसे आ गया। देखिए, शुरू शुरू में पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, उसने कहा था कि हम पूरी तरह से ईरान के साथ हैं और हम यहां तक कि अपनी न्यूक्लियर पावर का भी उपयोग कर सकते हैं इजराइल के खिलाफ। आप जानते हैं पाकिस्तान एक पपेट है अमेरिका का और वेस्टर्न लॉबी का, वहां से आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की। अब ये समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनको पैसा दिलवाया था वो क्यों दिलाया था, कि जिसे आर्म ट्विस्टिंग कर सकें अगर पाकिस्तान बाएं दाएं करने की कोशिश करे। पाकिस्तान ने बाएं दाएं करने की कोशिश की, उसने कहा कि हम ईरान के साथ हैं और हमने न्यूक्लियर पावर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मुनीर को जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस के अंदर खाने पे बुलाया और बड़ा भव्य खाना दिया और वहां किसी जर्नलिस्ट को भी नहीं आने दिया, 1 to 1 बात की उन्होंने। उसका मतलब यह था कि एक संदेश देना था कि बेटा ज्यादा उछलो मत और लिमिट्स में रहो। और यह खबर है कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है। अच्छा, दूसरी तरफ यह खबर है कि इजराइल ने जहां भारतीय लोग जो वहां जाके नौकरी करने गए थे या बस गए थे, उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। भारत सरकार ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं, बल्कि ईरान उससे ज्यादा बेटर ट्रीट कर रही है इंडियंस को, कह रही है कि अगर आप देश छोड़ के जाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। ईरान के अंदर जो नेचुरल डेली सेवाएं हैं वो उसी प्रकार से चल रही हैं जैसे हमेशा चलती हैं, लेकिन इजराइल के अंदर वो डिसरप्ट हो गई। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया है, जो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक शब्द यूज हम लोग करते हैं, टशन लेना। टशन लेने का मतलब यह है कि आदमी हाँकता बहुत ज्यादा है, फेंकता बहुत ज्यादा है, अगले को इतना ज्यादा आतंकित कर देता है कि वो आदमी उससे प्रभावित हो जाए और डर जाए। यही डोनाल्ड ट्रंप ने करने की कोशिश की। पहले उन्होंने सोचा कि इजराइल आक्रमण करेगा, ईरान दुबक जाएगा, लेकिन ईरान को इस चीज की आदत है, पिछले 30 साल से उसे आदत है, उसे धमकी मिलती रहती है अमेरिका की तरफ से कि तुम वही लिबरलाइज्ड और फ्री सोसाइटी बनाओ जो शाह ईरान के समय में थी, और ये धर्म आधारित जो तुम्हारी राजनीति है ये हमें रास नहीं आती है। और वो आदत है तो दे आर गोइंग टू फेस इट। इजराइल के उसका आक्रमण का जिस प्रकार से जबरदस्त जवाब दिया ईरान ने, अब अमेरिका को परेशानी हो गई कि करें तो करें क्या। ये तो ठीक है कि यूके ने और अमेरिका ने अपने जितने एयर बेस स्टेशन थे उनके अंदर रसद बढ़ा दी, अपने लोग बढ़ाने शुरू कर दिए। चीन ने दूसरे हाथ से युद्ध उपकरण ईरान को भेजने शुरू कर दिए। पुतिन ने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि महाराज बहुत हो गया, अब इसको रोक दीजिए। इसका मतलब यह है कि रूस ने भी इंडिकेशन दे दिया है, चीन ने भी इंडिकेशन दे दिया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान को खत्म करके उस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमेरिका अपना कब्जा कर लेगा तो हम नहीं होने देंगे। और आप जानते हैं रूस आज के तारीख में यूक्रेन से कम भिड़ा हुआ है, अमेरिका से और नेटो से ज्यादा भिड़ा हुआ है। तो यह बात यूएसए के लिए भी बहुत ज्यादा कष्टप्रद है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अमेरिका का पूरा आधिपत्य हो जाए। अमेरिका ने जिस प्रकार से रूस को परेशान किया है और उस पर सैंक्शंस लगाए हैं, तो पुतिन और आज के तारीख में जो परिस्थिति है कि युद्ध को रुकवाने की अगर जितनी क्षमता डोनाल्ड ट्रंप के पास है उससे ज्यादा है चीन और रूस के पास है, पुतिन और शी जिनपिंग के पास है। और नॉर्थ कोरिया भी साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान तो चलिए न्यूट्रल हो गया। अच्छा, एक चीज और समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसीलिए कहते हैं कि जीवन में न्यूसेंस वैल्यू होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुनीर को बुला लिया व्हाइट हाउस में और हमारे मोदी जी को उतनी तवज्जो नहीं दीजिए जिसके वो हकदार हैं, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते जिसके अधिकार हैं। कारण यह है कि आज के तारीख में पाकिस्तान हैज ए न्यूसेंस वैल्यू, इंडिया डजंट हैव ए न्यूसेंस वैल्यू। पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर चीन भी उसके साथ खड़ा हो गया, नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ खड़ा हुआ, अजरबैजान भी उसके साथ खड़ा हो गया, तुर्की भी उसके साथ खड़ा हुआ। और तुर्की कोई तकनीकी रूप से कम सक्षम देश नहीं है, बड़ा मजबूत देश है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, पर्यटन के हिसाब से मजबूत है, और टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन।
तो अमेरिका को यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान दूसरे लॉबी की तरफ चला जाए और मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर दे, इसलिए उन्होंने मुनीर को खाने पे बुलाया और न्यूट्रलाइज कर दिया पाकिस्तान को। भारत को न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता ही डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत तो हमारे चंगुल में है, भारत तो निकल ही नहीं सकता। और उसका मेन कारण जो है वो ये है कि चीन से हमने इतनी ज्यादा शत्रुता ले ली है पाकिस्तान के चक्कर में, और नॉर्थ कोरिया से तो एक लॉबी से तो आप बिल्कुल अलग हो गए। रूस जो आपका विश्वास दोस्त था उसे भी आपने एक प्रकार से धता बता दी जब उसके यहां से उपकरण खरीदने बंद कर दिए, तेल खरीदना बंद कर दिया। पहले तो आपने बहुत सारा तेल खरीदा, उनकी आर्थिक मदद की, लेकिन अब अमेरिका के कहने पे तेल खरीदना बंद कर दिया और आपने उपकरण खरीदने शुरू कर दिया अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के अंदर अडानी जी का 2 मामले फंसे हुए हैं। तो अमेरिका को आपको खुश करने की या नेगोशिएट करने की, आपको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वो जानता है कि भारत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है। मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, सारे देशों से घिरा हुआ है। इसलिए भारत कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसके बाद कोई विकल्प नहीं है, उसे तो अमेरिका और नेटो लॉबी के साथ खड़ा ही होना पड़ेगा। तो इसलिए जो सारे संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए ईरान खुल के कह रहा है कि वैक्सीन तो हमने बनाई थी अमेरिका के लिए और जबरन ठुकवा ली इजराइल ने। और महायुद्ध की जो आहट दिख रही है, उस महायुद्ध की आहट में पसीना डोनाल्ड ट्रंप को आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर उनका बहुत ज्यादा विरोध है। जब वो चुनाव जीते थे उन्होंने कहा था मैं युद्ध रुकवाऊंगा, मैं युद्ध रुकवाऊंगा, और इसीलिए लोगों ने उनको वोट दिया था। अब युद्ध रुकवाने की बात करने जो आया था आदमी, वो रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पाया, पैलेस्टीन और इजराइल का युद्ध नहीं रुकवा पाया, और एक नया युद्ध और शुरू कर दिया जिसमें खुद ही इन्वॉल्व होने के पे उतारू हो गया। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की एक्सेप्टेबिलिटी घट रही है। जो डेमोक्रेट है पार्टी, वो ये कह रही है कि हम इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को अपना एक निर्णय लेने की अनुमति नहीं देंगे और एवरीथिंग दैट विल बी डिसाइडेड इन द सीनेट पार्लियामेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो भी एक खतरा महसूस हो रहा है। तो उनकी अगर दादागिरी कहीं चल रही है तो भारतवर्ष पे चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे चल रही है, और उसी का वो उपयोग कर रहे हैं। वरना भारत इस समय इतना ज्यादा पावरफुल एक ऐसा देश होता जो बहुत ज्यादा अंतर डाल सकता था, लेकिन एक लॉबी से हम कट गए और दूसरी लॉबी हमारे जो वीक पॉइंट्स उसके हाथ में है उसका दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार का रिस्पॉन्स दिया है, और क्योंकि वो लंबी लड़ाई लड़ सकता है जो इजराइल नहीं लड़ सकता, छोटे क्षेत्र और छोटी जनसंख्या का देश है, तो जो एक टशन बना रखी थी इजराइल ने और अमेरिका ने कि इजराइल सच ए पावरफुल कंट्री जो पूरे उस एरिया को हिलाकर रख देगा, उसको ईरान ने हिला के रख दिया है ऐसा लगता है। तो पसीना अमेरिका को आ रहा है, महायुद्ध तो अभी शुरू हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।